गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस चैनल में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स। आनंददायक वीडियो होगा। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए और लवासना की यात्रा करने के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स SHI, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके स्क्रीन पर है, सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स इज रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय एज अ पीयू रिसर्च सेंटर। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स जो है पीयूष रिसर्च सेंटर के द्वारा रिलीज किया गया है। देखिए, रिपोर्ट जो कि वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक पीयू रिसर्च सेंटर social hostility indexed act of religious hostility by the private individual organization or groups. Index comprises 13 metrics: inclusion, religion related, armed conflict, terrorism, mob or sectarian violence. 9.4 out of maximum possible score 10. India's social hostility index in 2020 was worse than Pakistan and Afghanistan. सोचिए, India topped the social hostility index. Consider the following statement with respect to first loss default guarantee system. First loss default guarantee system के बारे में पूछा जा रहा है. First loss default guarantee is a lending model between the digital lending, fintech, and their partner banks and non-banking finance. तो डिजिटल लैंडिंग फाइनटेक्स एंड देयर पार्टनर बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बीच लैंडिंग मॉडल है क्या? बैंक या हो या एनबीएफसी पार्टनर्स lend through the fintech but from their own books, and the first default why the customer is completely paid back by the fintech company. जो भी बैंक और जो भी एनबीएफसी है जिसने पार्टनर कर लिया है फिनटेक के साथ, बट फॉर देयर वन बुक, and the first default by the customer is completely paid back the fintech company by the fintech company के द्वारा दे दिया जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब केवल एक है। देखिए, फिनटेक FLDG लैंडिंग एक लैंडिंग मॉडल है बिटवीन डिजिटल लैंडिंग फिनटेक एंड देयर पार्टनर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो एक तरफ डिजिटल लैंडिंग फिनटेक होगा और दूसरा तरफ उसका पार्टनर बैंक होगा और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होगी। अंडर दिस एग्रीमेंट, fintech company promises to compensate the partners up to a pre-decided percentage के माध्यम से the case of customer fail to repay the loan. The bank या हो NBFC partners lend through the fintech but from their one books. NBFC partners lend through the fintech but from their one books. FLDG helps expand their customer base of traditional lenders but realize it's not realize, it's a release. It's a release on fintech's underwriting capabilities. There is no concept of first default by the customer being repaid. No concept of first default by the customer being repaid. कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2 मंथ बाद रिजर्व बैंक इशू गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग. Banks, non-banking financial companies, and fintech players are still awaiting
clarity on many aspects, including first loss defaulter guarantee system FLDGC। तानपुरा के बारे में पूछा है। तानपुरा 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 इट्स a long necked plugged string instrument which sustain and support a melody of another instrument or singer. It is played in rhythm with a soloist or percussionist and used both by Hindustani and Carnatic musician। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, पहला वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला। तानपुरा जो है ना एक लॉन्ग नेकेड प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक। इट डज नॉट प्ले मेलोडी बट रैदर सपोर्ट एंड सस्टेन द मेलोडी ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट। दूसरे यंत्रों के साथ मिलकर ही मेलोडी उत्पन्न करता है। ऐसे बजेगा तो मेलोडी नहीं बजेगा, दूसरे मेलोडी वाद्य यंत्रों के साथ जुड़ जाएगा तब उसको मेलोडी लगेगा। सिंगर के साथ प्रोवाइडिंग ए कॉन्टिन्यूस हार्मोनिक बर्डन या फिर ड्रॉन बाउडॉन। तानपुरा इज नॉट प्लेड इन रिदम। ये रिदम के साथ नहीं बजाया जाता है। तानपुरा इज नॉट प्लेड इन रिदम विद द सोलोइस्ट और percussionist, as the precise timing of plugging a cycle of 4-string continuous loop is determinant factor in resultant sound. It is played unchangingly during the complete performance. Hindustani musicians favor the term of tanpura, whereas Carnatic musicians say tambura. Tanpuri is a smaller variant, sometimes used for accompanying a instrument soloist. तानपुरी अलग है। लो, कर्नाटिक म्यूजिक में उसको बोलते हैं ताम्बूरा। Consider the following statement regarding Unified Payment Interface (UPI). It is a instant real-time payment system that facilitates inter-bank peer-to-peer and person-merchant P2P transaction. It runs an open source application programming interface, open source application program on the top of the immediate payment service and is regulated by the NPCI. UPI provides for a single click 3-factor authentication for ensuring safe transaction between the merchant and the customer and the banks. सोच लीजिए अच्छा से, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यूपीआई की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, 3 सिंगल कहाँ से आ गया भैया, एक ही सही है केवल। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एज ए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाय एनपीसीआई। इसको एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया रियल टाइम इंस्टेंट तुरंत भुगतान करने के लिए। इंटरफेस फैसिलिटीज़ इंटर बैंक, पीयर टू पीयर, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पीयर टू पीयर, P2P और P2M। UPI ID of the recipient can be used to transfer money. It runs as an open source application program interface on the top of the immediate payment service and is regulated by the RBI. UPI ID जो है ना, एक रेसिपिएंट किसी का भी जिसको प्राप्ति करना है उसका मतलब UPI ID यूज़ कीजिए ट्रांसफ़र मनी करने के लिए। तो ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन इंटरफेस API on top of the immediate payment service IMPS and it is regulated by the RBI. UPI provides a single click two-factor authentication aligned with the regulatory guidelines
Ad provides for a very strong feature, seamless single-click payment. National Payment Corporation of India has extended the deadlines for platform using UPI to meet 30% market share cap by 2 years. Consider the following statement with respect to National Financial Reporting Authority. National Financial Reporting Authority, it is a country's sole independent audit regulator established under the Companies Act 2013. National Financial Company National, it consists a chairperson who shall be a person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance, corporate affairs and such other members not exceeding 10 से ज़्यादा इसका सदस्य नहीं होना चाहिए और एक चेयरमैन. The account of NFRA is monitored by the CAG of India और इसका अकाउंट जो है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी का उसको मॉनिटर CAG करता है भारत का. चलिए, बिल्कुल 1 और 3 सही है. देखिए, NFRA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 2018 में इसका गठन किया गया बाय द इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत. It is an audit regulator. The duty of NFRA are recommend accounting and auditing policy and standards to be adopted by the companies for approval of the central government. Approval by the central government. Monitor and enforce compliance with accounting standards, auditing standards, oversees quality of service, the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement of the quality of the service. Perform such as other function duties may be necessary or incidental aforesaid function and duties. It consists as a chairperson shall be a person of eminence having expertise in accountancy, auditing and financing and law and appointed by the general government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका नियुक्ति होता है. एंड सच अदर 15 को सदस्य, एक चेयरमैन नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा. द अकाउंट ऑफ द NFRA इज मॉनिटर्ड बाय द CAG ऑफ इंडिया. CAG के इंडिया के द्वारा CAG के द्वारा इसका NFRA का अकाउंट का ऑडिटिंग किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है. National Financial Reporting Authority, the country's sole independent audit regulator. जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो कंट्री का एकमात्र इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर जो स्टार्टेड किया है इंस्पेक्शन ऑफ 5 ऑडिट फॉर्म्स. 5 नए फॉर्म्स का ऑडिटिंग स्टार्ट किया गया है. अगला क्वेश्चन है नेशनल बम्बू मिशन से. नेशनल बम्बू मिशन, इट इज a central sector scheme which focus on the complete value chain of the bamboo sector to link the grower with consumer. Is it central sector? The mission aims to increase the area of the under bamboo plantation in non-forest government lands and private lands to supplement the farm income. It is being implemented through the state nodal department which is nominated by the state UT government concerned. तो बताइए नेशनल बम्बू मिशन के बारे में, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? पहली तो बात यही वाला आपको समझ जाना चाहिए, यही आपका गलत है. ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. देखिए, रीस्ट्रक्चर किया गया अभी इसको, नेशनल बम्बू मिशन को. नेशनल बम्बू मिशन जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका फोकस जो है वो खास करके देखा जाए तो कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ बम्बू सेक्टर में, ताकि ग्रोवर और कंज्यूमर के बीच एक लिंक स्थापित किया जा सके. इसका उद्देश्य क्या है? एक तो बम्बू एरिया को अधिक से अधिक बम्बू एरिया जो प्लांटेशन जितना होता है उसको बढ़ाया जाए और नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट में जितने भी नॉन फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पर बम्बू प्लांटेशन हो, प्राइवेट लैंड्स में भी बम्बू प्लांटेशन हो ताकि फार्म इनकम को सप्लीमेंट मिल सके.
improve the post-harvest management through the establishment of innovative primary processing unit near the source of the production, to promote the product development, keeping in view market demand, assisting R&D entrepreneurship, मतलब यही सब ओवरऑल विकास के लिए क्या क्या जरूरी है उसके, the selection of beneficiary and the delivery of the assistance are being carried out by the state bamboo mission. तो इसमें जो असिस्टेंस की जो नियुक्ति होगी या जो चुनाव होगा वो स्टेट बम्बू मिशन, स्टेट बम्बू डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा होगा, जो कि स्टेट के हाथ में है. स्टेट यूटी द नोडल डिपार्टमेंट for the implementing the national bamboo mission. It is being implemented through the state nodal department, which is nominated by the state UT and government. Union Agriculture Ministry has approved the formation of advisory group for streamlining the development of bamboo sector. Consider the following statement regarding startup intellectual property protection. सीप के बारे में पूछा जा रहा है. Startups intellectual property protection. The scheme assists the startups in protecting and commercializing the intellectual property rights by providing access to high quality IP services and resources. Startups under the scheme shall be eligible for availing benefits of the scheme only after the obtained certification from the Startup Certification Board. Any advocate as defined under the Bar Council of Act who is well versed with filing trademark can be appointed as a facilitator under this scheme. ओके, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में. पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है. देखिए, स्कीम का मुख्य उद्देश्य है असिस्ट करना है स्टार्टअप को इन protecting and commercializing intellectual property rights by providing access to the high quality IP service and resources. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इसका सीप का, to promote awareness and acquire intellectual property right among the startups. A startup shall be eligible. कौन सा स्टार्टअप इसके लिए एलिजिबल होगा? For availing the benefits of this scheme only and only. देखिए, a startup shall be eligible for getting benefits of this scheme only after it has obtained a certification from the startup certification board. जब तक आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप इस स्कीम के फायदा नहीं ले सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. एनी एडवोकेट एज डिफाइंड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961. कोई भी एडवोकेट जिसको डिफाइन किया गया है 1961 एक्ट के तहत, एडवोकेट एक्ट के तहत, हु इज़ वेल वर्स्ड विद द फाइलिंग ट्रेडमार्क्स कैन बी अपॉइंटेड एज ए फैसिलेटर अंडर दिस स्कीम. उसको एक फैसिलेटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, फैसिलेटर शैल बी इम्पैनल्ड बाय दिस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, trademark and design. Ministry of Commerce and Industry recently announced that IP facilitator charges have increased by almost 50% for patent filing under the SEEP scheme. सोच लीजिए, IP facilitator charges have increase कर दिया गया है लगभग 50% for patent filing और अंडर दी SIPP स्कीम के तहत. पेरिस क्लब क्या है? ये पेरिस क्लब डीन्यूक्लियराइजेशन की यूनियनसी ऑफ रिफॉर्म्स या पेमेंट सॉल्यूशन. इट्स अ पेमेंट सॉल्यूशन. पेरिस क्लब इज अ ग्रुप ऑफिशियल फ्रॉम मेजर क्रेडिटर्स कंट्री. मेजर क्रेडिटर कंट्रीज का एक तरह से ग्रुप है. कुछ रोल्स इज टू फाइंड कोऑर्डिनेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दी पेमेंट डिफिकल्टीज. पेमेंट में जो डिफिकल्टीज होती है एक देश के साथ दूसरे देश के बीच, ठीक है, उसको कैसे बेहतर किया जाए.
जो देश उधार लेता है, जो देश उधार देता है, उसके साथ मतलब बहुत ही बेहतर ढंग से मतलब कोऑर्डिनेशन है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस पेरिस क्लब। भारत इसका मेंबर नहीं है। तो पेरिस क्लब फॉर 10 years moratorium on Colombo debt, global north and south to take haircut. Consider the following statement. Parinirvan is one of the chief principle and goals of Jainism. Parinirvan, ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है. It is considered as a liberation from samara, samara karma and cycle of death of and birth. Parinirvan. Which are the correct? आई थिंक यू नो अबाउट दैट. बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये परिनिर्वाण जो है ना वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है. परिनिर्वाण इज द चीफ प्रिंसिपल एंड गोल्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, परिनिर्वाण बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है. इसका संस्कृत मीनिंग होता है, पाली में रिटर्न लिखा गया परिनिर्वाहना. लिटरली मीन्स होता है निर्वाण आफ्टर डेथ. निर्वाण आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो निर्वाण मिलता है, मोक्ष. विच रेफर्स टू द अचीवमेंट्स of nirvana after the body dies. निर्वाण भाई परिनिर्वाण बोलते हैं. महापरिनिर्वाण तो जानती है आप क्या होता है. परिनिर्वाण कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ निर्वाण आफ्टर द डेथ और फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, उससे आपको जब मुक्ति मिल जाती है तब आपको मिलता है परिनिर्वाण. It is considered as the liberation from samara, karma, and cycle of death and birth. It is the most sacrosanct day in the Buddhist calendar. बहुत ही पवित्र दिन है ये. As per you know about that, कि Buddhist text, the death of Buddha, Lord Buddha, is considered as a महापरिनिर्वाण. The Sanskrit term वही फिर से निर्वाण आफ्टर दैट. महापरिनिर्वाण बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. प्राइम मिनिस्टर जी ने दादा साहेब अम्बेडकर और महापरिनिर्वाण दिवस पे मतलब अपना भार व्यक्त किया. Consider the following statement with respect to Lusophone world. Lusophone world क्या है यार? It is a group of countries where the significant presence of French influence. अच्छा, फ्रेंच ज़्यादा है इसमें लुकोफोन वर्ल्ड में. It is spread across the former French colony in all the continent except Australia. ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सब जितने भी फ्रेंच कॉलोनी सब में फैल गया है ये लूसोफोन वर्ल्ड. क्या है ये लूसोफोन? यू नो अबाउट दैट? इसे बी कोई भी सही नहीं. देखिए, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री. लूसोफोन जो टॉकीज है ना, ये पुर्तगीज बोलने वाले लोगों का एक समूह है. जितने भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है जो पुर्तगीज भाषा बोलते हैं, पुर्तगीज, उसको लूसोफोन में रखा गया. पुर्तगीज इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, Organization of American States, European Union, multiple regional organizations, as well as the official language of UNESCO General Conference. More than 265 million speaker, 26 करोड़ के आसपास दुनिया में पुर्तगीज बोली जाती है. मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा अगर बोलने जाने वाला भाषा है तो पुर्तगीज है. सोच लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज in southern hemisphere, regarded as the language of the first globalization in the modern era. Regarded as the language of the first globalization. It's the language of the first globalization. Globalization के दौर में एक भाषा होना चाहिए ना, वो था पुर्तगीज. Lusophone world is spread over 9 countries across 4 continents. The Portuguese is the most widely spoken language in the southern hemisphere. ध्यान रखिएगा, लूसोफोन वर्ल्ड is the spread of over 9 countries across 4 countries, 4 continents. Portuguese is the most widely spoken language in the southern hemisphere. Consider the following statement with respect to International Criminal Court. International Criminal Court is the first and the only permanent international court with jurisdiction to prosecute individuals
for crime against humanity and war crimes. International Criminal Court is governed by the Assembly of the State Parties, which is made of the states that the party of the Rome Statute. It's a Rome Statute. For an individual to be prosecuted by the court, territorial jurisdiction must always exist. Territorial jurisdiction must always exist. It's not requirement. दूसरा स्टेटमेंट को टारगेट ले लीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। एक और दो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो कि द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में, और इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट with jurisdiction of the with jurisdiction to prosecute individuals for the international crimes। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपराधिक गतिविधि हो, खास करके जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो उसमें किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए दुनिया का एकमात्र अदालत है और अंतिम अदालत है और परमानेंट अदालत है, वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज गवर्न बाय द असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज। इसको रोल कौन चलाता कौन है, तो इसके स्टेट पार्टीज विच इज मेड अप द स्टेट ऑफ that are party of Rome Statute, that are the party of Rome Statute. The assembly elects the official of the court. Assembly elects official of the courts, approves its budget, and adopts amendments the Rome Statute. The court itself, ध्यान रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, court itself however is composed of 4 organs: presidency, judicial division, office of prosecutor, and registry. This is not an important point. For the individual to be prosecuted by the court, either territorial jurisdiction or personal jurisdiction, must be exist। तो ध्यान रहे, the personal jurisdiction of the court extend to all natural person who commit crimes regardless of where they are located, कहीं भी हो दुनिया के उसमें, where the crimes were committed, as long those individuals are nationalists of the either states। Number 1, the state that are the party to the Rome Statute, and second one, the state that have accepted the court's jurisdiction by filing a declaration with the court, as with the territorial jurisdiction. Personal jurisdiction can be extended by the Security Council if it refers a situation to the court. A news channel has accused Israel of targeting journalists and asked the international court to investigate। Print and Digital Media Association, PADMA, Print and Digital Media Association. Print and Digital Media Association, PADMA, has been approved as a self-regulatory body for publishers of news and current affairs across the country। Self-regulatory body, it has been approved under the Information Technology and Digital Media Ethics Code rules by the Ministry of Electronics and Information Technology। ये मिनिस्ट्री है। पद्मा के बारे में आप जान गए होंगे, एक रतन सही है, क्योंकि आपको पता होगा पद्मा, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, पद्मा हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, स्व नियामक संस्था है ये, फॉर पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन it has been approved under the Rule of 12 Information Technology Intermediary Guidelines Digital Media Code Rules 2021 by the Ministry of Information and Broadcasting। तो मिनिस्ट्री है ब्रॉडकास्टिंग वाला, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। The body was recently approved by the government।
Chat GPT. Chat GPT is very important. Chat GPT is a language model which can do creative tasks such as writing of a story or even a software application. The accuracy of ChatGPT or any language model cannot be measured using standard technique. This conversational bot has been developed by Global Partnership on Artificial Intelligence (GAPI). GAPI, गपाई गपाई। चलिए इसके कौन इसके डेवलपर्स हैं बताइए जरा सा। चैट जीपीटी बहुत चर्चा में है ना। यस, इसके जीपीटी, इसका सही जवाब है केवल एक सही है। चैट जीपीटी इज मच मोर देन अ चैटबॉट। इट्स मच मोर देन अ चैटबॉट। जैसे कि यू कैन आस्क इट, आप इससे बोल सकते हैं राइट ए प्रोग्राम और इवन ए सिंपल सॉफ्टवेयर बना दो हमरा। इट कैन ऑल्सो डू अ क्रिएटिव टास्क सच एज राइटिंग ए स्टोरी। इट कैन एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर एनी क्वेश्चन दैट नीड्स फैक्चुअल आंसर। किसी भी जवाब को हाजिर जवाबी है ये, किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बता सकता है, आंसर दे सकता है किसी प्रश्न को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत तैयार है ये। तो चैट जीपीटी इज व्हाट इज कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल। इट्स कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल rather than a chatbot। ये चैटबॉट नहीं है बट ये लैंग्वेज मॉडल है। A language model is a software, एक ऐसा सॉफ्टवेयर that prints out a sequence of word as a output that are related to some words given as a input with the appropriate semantic relation। आपने कुछ बोला, वो इनपुट लेके रूप में लेके उसने उसको आउटपुट के रूप में बेहतरीन ढंग से उसने उसको अरेंज कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि in a practical terms, it means that it can perform task of like answering question and carrying on a conversation with human। मतलब ये आपको समझ लीजिए सामने वाला व्यक्ति ही है ऐसा, आप जो भी पूछ रहे हैं फटाफट आंसर दे रहा है। इट कैन परफॉर्म टास्क लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस, कैरिंग ऑन अ कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस। मनुष्य के साथ बात भी कर सकता है चैट जीपीटी। दूसरी बात कि चैट जीपीटी का एक्यूरेसी जो है ना, accuracy of a chat GPT or any language model can be measured using standard techniques। आराम से इसको मेजर किया जा सकता है, चिंता की कोई बात नहीं है। वन सच टेक्निक जैसे कि जिसको कहते हैं रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी फॉर जिस्टिंग इवैल्यूएशन, या फिर रॉग विथ मैट्रिक विच कंप्रेस चैट जीपीटी आउटपुट ऑन ए कंटेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कंटेंट एज ए परसेंटेज। तो इसका टूल का डेवलपर है ओपन एआई। इसका निर्माण किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 2015 ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कॉल्ड चैट जीपीटी वॉज रिलीज ऑन एन इंटरनेट। अभी अभी बहुत ही खबर में था ये। अगला क्वेश्चन है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन लाता है ये? बिल एंड मेलिंडा गेट्स? नो, इसे ऑक्सफैम इंडिया। अभी पता होगा आपको, बहुत भयानक चर्चा में था ये। एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया रिलीज इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ऑक्सफैम एनजीओ के द्वारा रिलीज किया गया है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। डिजिटल डिवाइड रिसेंटली। The report analyzes the primary data from Center for Monitoring Indian Economics Household Survey। This is household survey held from 18 से 21 के बीच में किया गया। अब देखिए, रिपोर्ट फाउंड दैट वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/3 ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इंडिया। महिलाएं केवल 1/3 हैं। भारत में जितने भी इंटरनेट यूजर है उसका 1/3 सिर्फ महिला बस। द रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज। ऑक्सफैम का खरा यही है। Consider the following statement with respect to United Nations Water Summit, the ग्राउंड वाटर 2022। यूनाइटेड नेशन वाटर समिट 2022 का ग्राउंड वाटर रिपोर्ट देखिए क्या है। द समिट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल campaign run by
UN water throughout the next decade. It is organized by UN Water, UNESCO and International Groundwater Research Assessment Center के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 कौन सा इनकरेक्ट है? पहला इनकरेक्ट है। Summit that aims to raise awarenesses on groundwater conservation at the global stage. पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर को लेकर बहुत चिंता का विषय हो चुका है, तो उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। ग्राउंड वाटर making the invisible visible, making the invisible visible. Campaign run by UN Water throughout 2022. The campaign highlighted the role of groundwater in alleviating poverty. किस प्रकार से भूमिगत जल ने गरीबी, फूड वाटर एंड इनसिक्योरिटी एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक लेवल डेवलपमेंट को हर्डल्स को दूर किया है। लेकिन एक बात तो हम लोग भूल गए कि conference was organized by UN Water, UNESCO and International Groundwater Resources Assessment Center. United Nations Water Summit on Groundwater 2022 began December 7, 2022 in Paris, in France. गामा रे बस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। गामा रे बस्ट emits more energy in few seconds than our sun will emit in a lifetime. A kilonova of visible and infrared light with short period of GRVs are also a potential source of gravitational waves. The spectral energy distribution of GRB after glow is usually explained in terms of thermal emission. Which are the correct? Choose the correct answer. Code given below. Say A is the right answer. 1 and 2. GRB are powerful astronomical cosmic bursts of high energy gamma ray. Gamma ray burst emits more energy in a few seconds than our sun will emit in its lifetime and has a two distinct emission phases, short life and long multiple wavelength. उसके बाद शॉर्ट लाइफ निकलेगा इनिशियल बर्स्ट में, शॉर्ट लाइफ प्रॉम्प्ट इमिशन, इनिशियल बर्स्ट फेज दैट इमिट्स गामा रे, उसके बाद फिर लॉन्ग लाइफ मल्टीपल वेवलेंथ आफ्टर ग्लो फेज. In the recent years, scientists have discovered a special phenomenon called kilonova. Kilonova of a visible and infrared light with short period GRB, also known as a potential source of gravitational waves. It has been hypnotized that heat produced by the radioactive decays of heavier elements emit kilonova. It has been hypnotized that heat produced by the radioactive decay of heavier elements may emit kilonova. This process also produces heavier elements such as gold or platinum. The spectral energy distribution of GRB after glow is usually explained in terms of non-thermal emission. However, in this event, both the thermal and non-thermal emission were included in the spectral energy distribution of the afterglow.
modeled using the magnificent and dim observation. Deva Sthal Optical Telescope has provided a vital information on the earliest phase of the kilonova, ever detected radically changing and understanding the scientists about the origin of GRBs. Consider the following statement with respect to Space Tech Innovation Network. स्पिन के बारे में पूछा रहा है स्पिन स्पेस टेक्निक इनोवेशन नेटवर्क. It's India's first dedicated platform for innovation, curation, venture development for blooming space entrepreneurship ecosystem. Spin Innovation Challenge was launched to develop the solution in areas like avionics, noise, avionics, avionics, mapping, disaster management. Which are the correct? दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है भैया, एक केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट फॉर द ब्लूमिंग स्पेस इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम. Spin platform would create a level playing field for the various stakeholders to collaborate and contribute to the space ecosystem in the country. Spin has launched its first innovation challenge for developing solution in area of maritime and land transportation, urbanization, mapping, surveying. The selected startups and innovators will be able to access both social alphas and ISRO's infrastructure and resources as per the prevailing guidelines. आइए इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए, इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए, मिलकर काम कीजिए. इसरो ने भी कह दिया है और सोशल अल्फा का भी आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी सोर्सेस है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए. एक निश्चित गाइडलाइंस के तहत, स्पिन के तहत आपको मौका दिया जाएगा. कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में जो मैरीटाइम है, जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, जो अर्बनाइजेशन है, उसका मैपिंग होना, उनका सर्विंग होना, उसका सर्वाइंग करना बहुत ज़रूरी है. तो केवल इसरो यही सब काम करेगी क्या? नहीं ना, तो उसके लिए और भी लोगों को तैयार करना जरूरी है. तो एक तरह से पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्पिन नाम का, जिसमें ओवरऑल जो ढेर सारे जो इनोवेटर्स लोग हैं उनको स्वागत किया जाएगा भारत के इकोसिस्टम में. तो इंडिया साइन किया है एमओयू किसके साथ? सोशल अल्फा के साथ, टू इस्टेब्लिश स्पिन. सोशल अल्फा के साथ मिलकर स्पिन काम करेगा. Consider the following statement with respect to ILO. It is the only tripartite UN agency that brings together government, employees, representative. It was established under the League of Nations. Acha, and in the first and the oldest principle of United Nations. ILO convention are considered international labor standards regardless of ratification, and a simple majority of the votes is required for the standard to be adopted. एक दो सही है कि केवल एक सही है? केवल एक ही सही है बोला है. इसमें पूछा गया है एक कौन सही है. देखिए, सही बात है कि इट इज़ ए ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी जो कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को एक साथ लाता है. 187 मेंबर इसके हैं अभी. और जो लेबर से जुड़े हुए जो स्टैंडर्ड है, जो डेवलप पॉलिसीज़ होना चाहिए, जो प्रोग्राम्स होना चाहिए ताकि एक डिसेंट वर्क मिल पाए महिला और पुरुष दोनों को, और उनके उचित देखभाल के लिए भी कुछ किया जाए. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स. इसकी स्थापना 1919 में, अक्टूबर 1919 में होती है अंडर द लीग ऑफ नेशन. इट इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन. लेकिन एक बात याद रखिएगा, इफ़ ILO कन्वेंशन आर रेटिफाइड बाय द इनफ गवर्नमेंट दे कम इन फोर्स. अगर आपने रेटिफाई किया तो कम इन फोर्स. हाउएवर ILO कन्वेंशन आर कंसिडर्ड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ रेटिफिकेशन. आप इसका सिग्नेचर बनिए नहीं बनिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरह से लेबर जो स्टैंडर्ड लो होना चाहिए तो आप तो पालन कीजिएगा ना उसका. मैंने कन्वेंशन कम इन टू द फोर्स इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. लेकिन अगर ये कन्वेंशन फोर्स में आ गया तो आपको मजबूरी इसको पालन करना पड़ेगा. इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर रेटिफाइंग द नेशंस टू अप्लाई इट्स प्रोविजंस. 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडर्ड टू बी अडोप्टेड. लेकिन इसके 2/3 सदस्यों का हामी चाहिए किसी भी नए स्टैंडर्ड को लागू करवाने के लिए.
एशियन पैसिफिक रीजनल मैरिटाइम of International Labour Organization to look took place recently. अगला है कौंडिनिया या कौंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये, विच इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये कहाँ, ये नहीं पूछा जा रहा है। ये कौंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, दैट्स द क्वेश्चन। कौंडिना डिन्या से पलार नदी किनारे बसा है। सबसे पहले ये समझिए कि कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पर, ये हाथी का रिजर्व है, हाथी एलिफेंट रिजर्व सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, एलिफेंट रिजर्व है। इट इज द ओनली सेंचुरी इन द आंध्र प्रदेश with a population of Asian elephant, which is migrated after 200 years from neighboring regions. The habitat of Kondinya sanctuary is rugged with high hills and deep valleys. The sanctuary is dry deciduous forest, thorny scrub trees. These forests have a small ponds, tanks, Kandania and the Kaigal tributaries and Palar River. Kandania and Kaigal is a tributary of Palar River. तो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।